इंडिया और ईयू के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, जिसके नेगोशिएशन 27 जनवरी को समाप्त हुए हैं, उसको लेकर के एक न्यूज है बैंक्स को लेकर के कि अब भारत की जो सरकार है उसने अलाउ किया है जो यूरोपियन यूनियन के बैंक्स हैं वो इंडिया में अपनी 15 ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं और ये होली ओन्ड जो ब्रांचेस होंगी वो होने वाली है और इसका पीरियड होगा 4 साल में। मतलब आने वाले 4 सालों में जो ब्रांचेस की संख्या है ईयू के बैंक्स की वो 15 हो जाएगी। अब इसी को थोड़ा हम समझेंगे कि भाई इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्यों ऐसा किया जा रहा है, सारी डिटेल्स हम यहाँ पे देखते हैं। और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये जो अभी एग्रीमेंट हुआ है, जो अभी 27 जनवरी को है, ध्यान रखिएगा इस एग्रीमेंट को लेकर के कि अब ये अभी लागू नहीं हुआ है, अभी केवल इसके जो नेगोशिएशंस हैं वो 27 जनवरी को समाप्त हुए हैं। और ये आपको अगर समझना है कितना लंबा इसको समय लगा है तो लगभग 18 साल का जो समय लगा है इस एफटीए को लेकर के। इससे पहले जो जीएटीएस है, मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, ये आपका अस्तित्व में था और इंडिया को ईयू वाले पुअर कंट्रीज के लिस्ट में डालते हैं, तो जिसकी वजह से जो प्रेफरेंस के तौर पे जो डिस्काउंट मिलता है वही मिल रहा था। लेकिन अब ये प्रॉपर एग्रीमेंट हो रहा है एफटीए का, 18 साल इसको होने में लगे हैं और अभी इसका जो स्टेज है वो अभी एग्रीमेंट पे जो नेगोशिएशंस है वो पूरे हुए हैं। इसके बाद फिर दोनों तरफ के जो लॉयर्स हैं वो इसकी थोड़ा वेटिंग वगैरह करेंगे, वर्ड बाय वर्ड समझेंगे कोई लीगल लूप होल तो नहीं है। उसके बाद फिर ये पारित होगा कहाँ से, एक तो यूरोपियन यूनियन की जो यहाँ पे संसद है वो, और उसके बाद फिर इंडिया की जो संसद है वो, वहां से पारित होगा। उसके बाद जाकर के कहीं उम्मीद करी जा रही है कि ये जो अर्ली 2027 है तब से ये अस्तित्व में आएगा, है ना। तो ये जानना जरूरी, बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं कि अच्छा लागू हो गया क्या, नहीं। तो इसी में ये कहा गया है कि मतलब इस एग्रीमेंट के तहत इंडिया राजी हुआ है कि ईयू के जो बैंक्स हैं उनकी जो ब्रांचेस हैं 15 हो सकती हैं, होली ओन्ड ब्रांचेस हो सकती है। मतलब इनको किसी के साथ सब्सिडरी या फिर पार्टनरशिप ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी और इसको होने का समय 4 साल का ऐसा दिया जा रहा है। यहाँ पर जो पहले ब्रांचेस की संख्या थी वो थी 12, मतलब अभी भी जो ईयू के बैंक्स हैं वो इंडिया में काम करते हैं और उनकी मैक्सिमम जो ब्रांचेस हो सकती थी वो 12 हो सकती थी, लेकिन अब इसी को 3 और बढ़ा दिया गया है और जिसकी वजह से जो बैंक्स हैं उनको और थोड़ा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इन द सेंस कि अब उन्हें थोड़ा और 3 बड़े एरियाज मिल जाएंगे कवर करने के लिए। और अगर हम बात करें इस एक्सक्लूसिव बेनिफिट की तो भी आपको पता होगा कि इंडिया और यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बातचीत हुई है वो हुई है, उसमें इस तरह की सुविधा नहीं दी गई, लेकिन इसमें ये जो है बेनिफिट ये प्राप्त हुआ है। ये ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है वो बिल्ड करना चाहते हैं, यूके एक देश है, ईयू में कई सारे देश आते हैं, तो इस वजह से ऐसे समझ सकते हैं इसे। तो यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा कि जो इंडिया ईयू का एफटीए है इसमें जो एफडीआई की लिमिट्स वगैरह है वो कैसे काम करती है। जैसे इंडिया में जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें एफडीआई की लिमिट कितनी है, 74% है, मतलब इसको बढ़ाया गया। पहले 49% थी, अब इसको बढ़ा करके 74% कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि अगर कोई विदेशी कंपनी आकर के भारत की कोई बैंक में अगर अपना जो हिस्सा है वो खरीदना चाहती है तो पूरी मालिक नहीं बन सकती, लेकिन 74% की हिस्सेदारी वो ले सकती है। वहीं पे बात करें अगर इंश्योरेंस की, तो इसमें ये लिमिट अभी हाल फिलहाल में सरकार ने बढ़ा दी थी, कितनी, 100% कर दी थी। और ये जो यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर के लिए ईयू पे लागू होगा, ये बाउंड कमिटमेंट होने वाला है। बाउंड कमिटमेंट होने का मतलब ये होगा कि इसे आसानी से जो है पीछे नहीं कर सकते, मतलब गवर्नमेंट एक सिंपल सा बिल ला करके इसको जो है पीछे नहीं हट सकते कि नहीं 100% से हम 74% 49 कर रहे हैं। ये सरकार ने खुद की इनहेंस करी लिमिट है जिसको आसानी से सरकार कम या ज्यादा कर सकती है। तो ये बात ध्यान रखनी होगी, ये नेगोशिएशंस की वजह से ऐसे चीजें आती हैं। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो इंडिया ने ये दिया हुआ है, तो इंडिया को इसका एवज में क्या है ना, इंडिया को बहुत बेहतर डील मिली है ऐसा कहा जा रहा है। और उसका एक परिणाम आप ये भी देख सकते हैं कि जो यूएसए के जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये बात कही है कि भाई ईयू वाले पागल हो गए हैं, उन्होंने ऐसा करने मतलब जो सोचा है इंडिया को ऐसा ट्रेड डील दे रहे हैं, वो सारी चीजें आप देखेंगे पढ़ेंगे समझ में आएगा कि एक बेहतर ट्रेड डील जो है इंडिया को प्राप्त हुई है। एवज में इंडिया को भी बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई जिसमें से कुछ प्रमुख है, जैसे वीजा स्टेबिलिटी, मतलब जो वीजा प्रोग्राम है जो है इंडियंस के लिए ज्यादा बेहतर होगा। जो भारत के प्रोफेशनल्स हैं वो ईयू में आसानी से इंटर कर पाएंगे, उन्हें वीजा मिल पाएगा। इसके अलावा जो ईजियर मूवमेंट होगा किसका, जो प्रोफेशनल्स है, मतलब इंट्रा कॉर्पोरेट जो ट्रांसफरीज हैं उनका जो मूवमेंट होगा बड़े आसानी से हो पाएगा। कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस सप्लायर्स जो है उनका मूवमेंट बड़े आसानी से पाएगा, इंडिया से ईयू में जा पाएंगे। इसके अलावा जो आयुष रिकॉग्निशन है, मतलब इंडिया का जो आयुष प्रोग्राम है जिसमें योगा, आयुर्वेद,
ये सब आते हैं, तो वो जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो ईयू में जाकर के अपने वेलनेस सेंटर्स आसानी से अब ओपन कर पाएंगे। तो ये सब इंडिया को जो है मिला हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें हैं, वो हम कभी डिटेल में ऐसा डिस्कस करेंगे। सिंपल सी बात है, इंडिया ने कुछ दिया है तो इंडिया को भी कुछ प्राप्त हुआ होगा, तभी तो इसको ट्रेड डील या एग्रीमेंट कहते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है यहाँ पे, इसके तहत अगर देखें कि नंबर ऑफ बैंक्स को कि भाई ईयू में कितने, ईयू के कितने बैंक्स इंडिया में, इंडिया कितने बैंक्स ईयू में है, तो भारत के जो मतलब भारत में 5 ईयू के बैंक्स जो है करंटली ऑपरेट कर रहे हैं। और इन पांचों बैंक को मिलाकर के इनके जो ब्रांचेस हैं वो 33 हैं, टोटल नेटवर्क 33 का है। हालांकि अभी 12 यहाँ पे ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं, 33 है ना। और इसमें जो मेजर प्लेयर्स हैं, जर्मनी का एक बैंक है, एक फ्रांस का बैंक है, मतलब फ्रांस के 2 बैंक हैं, ये इसके मेजर प्लेयर्स हैं। और ये उम्मीद करी जा रही है कि आने वाले समय में ये जो नंबर है, नंबर ऑफ ईयू बैंक्स या फिर कह लीजिए यहाँ पे जो ब्रांचेस हैं, ये काफी तेजी से बढ़ेंगी। क्योंकि जब यूरोप से एफटीए हो जाएगा ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, तो उसकी वजह से भारत और यूरोप के बीच का व्यापार बढ़ेगा। और जब व्यापार बढ़ेगा तो भाई जो यूरोप के लोगों को, जो यूरोपियन बैंक्स वो भी इंडिया में चाहिए होंगे, क्योंकि फिर क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट वगैरह होती है आसानी से हो पाती है, जो क्रेडिट लाइन वगैरह देना होता है या फिर वो सारी जो चीजें होती है वो बड़े आसानी से हो पाती है ना। तो नंबर ऑफ जो ब्रांचेस हैं और बढ़ेंगी। वहीं पे बात करें इंडिया की, तो इंडिया के केवल 3 बैंक्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं ईयू में, है ना, जिनकी टोटल 5 ब्रांचेस हैं। और ये कौन से हैं? सारे पीएसयूज ही हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया। अब आप अगर कभी सर्च मारे तो आपको मिलेगा आईसीआईसीआई जर्मनी बैंक भी, है ना, कि आईसीआईसीआई बैंक जर्मनी में काम कर रहा है। लेकिन ये होल्ली ओन्ड नहीं है, जैसे ये होल्ली ओन्ड है ना, ये पार्टनरशिप के साथ है ना, पार्टनरशिप के साथ सब्सिडरी बन करके ऐसा ये काम कर रहा है। होली ओन प्लेयर ये नहीं है आईसीआईसीआई बैंक, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि भाई 3 नहीं 4 बैंक नहीं, 3 ही बैंक हैं जो होली ओन तरीके से काम कर रहे हैं ईयू में। आगे बात करें अगर हम यहाँ पे कि इस तरह का जो निर्णय है इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, तो इसके कई जो सिग्निफिकेंस होते हैं। जैसे पहली बात तो ये आती है जो कैपिटल एडवांटेज की है, ब्रांच और सब्सिडरी की, कि अगर ये होली ओन ब्रांच ओपन करी जा रही है तो ये ग्लोबल ब्रांच है। मतलब यहाँ पर जो भी बैंक होगा वो ऐसा है कि वो अपनी एक ब्रांच ओपन कर रहा है, मतलब सारा जो ऑपरेशन है वो जो उसका हेडक्वार्टर है वहां से ऑपरेट हो रहा है। इंडिया में ऐसा कोई पेरेंटिंग कंपनी उसकी ऐसी नहीं होगी जहां से सारी चीजें हैं, मतलब सब्सिडी तौर पर नहीं काम कर रहा है। जिसकी वजह से जो कैपिटल उसके पास उपलब्ध होगा, उस ब्रांच के पास जो उपलब्ध होगा उसी बैंक का होगा जो उसका पेरेंट बैंक, मतलब जो उसका मेन बैंक है उसी का कैपिटल उपलब्ध होगा। तो इसके एवज में क्या होगा, क्या कि उसके पास ज्यादा कैपिटल हो पाता है। तो जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, टाटा रिलायंस, अडानी या जो भी कंपनी ऐसा जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाती हैं, तो उनको बड़े आसानी से फंड कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो ग्लोबल कैपिटल उपलब्ध होता है। मैसिव लेंडिंग ये करते हैं, बड़े बड़े बैंक्स भी होते हैं ईयू के। वहीं पे सब्सिडरी की अगर बात करें, तो अगर कोई सब्सिडरी बनाता है तो उस देश में आएगा तो वहां पे जो उसके पास कैपिटल उपलब्ध है केवल वहीं तक की उसकी एक्सेस वगैरह रहती है, तो वो लोकल प्रोजेक्ट्स को डील करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। वहीं पे बात करें कॉर्पोरेट बैंकिंग और ट्रेड फाइनेंस बैटल्स की, तो देखिए अगर ईयू के जो ब्रांचेस हैं बढ़ेंगे इंडिया में और ट्रेड भी जो है बढ़ेगा ही आने वाले समय में, तो जो ट्रेड फाइनेंस का जो डोमिनेंस है, एक तरीके से समझिए कि इंडिया का जो एक्सपोर्टर उसको लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट लाइन चाहिए, ईयू के जो बैंक ब्रांचेस हैं मुंबई में रहेंगे या जो भी मेन सिटीज है वहां पे होंगी जहां से जो व्यापार होता है, तो वो बड़े आसानी से सारी चीजें हो पाएंगी। तो जो बीच में जो इंटरमीडियरीज है ना, उनका जो अस्तित्व वो खत्म हो जाएगा। मतलब ईयू के जो बैंक्स हैं उनकी ब्रांचेस इंडिया में होंगी और ज्यादा शहरों में होंगी, ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगी, तो ये सारी चीजें बड़े आसानी से हो पाएंगी। मिडिल मैन का जो कह सकते हैं वो पूरी तरीके से कट आउट करेंगे। इसके अलावा जो ईयू के बैंक्स होते हैं उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी काफी कम होता है इंडिया के बैंक्स, क्योंकि उनके पास जो कैपिटल होता है काफी मैसिव होता है। तो इस वजह से उनके पास कैपिटल भी अच्छा होता है, तो वो लगभग जो बड़ी कंपनियां होती हैं नियर जीरो इंटरेस्ट रेट पे देती हैं। वहां पे इंटरेस्ट रेट अगर आप कहीं किसी भी अच्छे देश में जाएंगे तो इंटरेस्ट रेट आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसलिए वहाँ बाहर के ज्यादातर जो लोग होते हैं वो क्रेडिट पे भी अपना जीवन बिता लेते हैं, मतलब उनका सब कुछ जो है क्रेडिट पे होता है, घर मकान, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना नहीं रहता है, तो बड़े आसानी से वो पे कर लेते हैं उनको, है ना। तो इसकी वजह से कंपटीशन बढ़ेगा इंडियन बैंक्स और ईयू के बैंक्स के होने की वजह से, तो फिर इंडियन बैंक्स भी जो रेट्स हैं उनको थोड़ा लोअर करने का प्रयास करेंगे। वहीं पे जब ईयू के बैंक्स आएंगे, मतलब अभी भी है लेकिन जब एफटीए होगा तो उनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ऐसा नहीं अभी नहीं है लेकिन वो और संख्या बढ़ेगी, उनकी ब्रांचेस भी बढ़ रही हैं। तो वो उनका जो कह सकते हैं कि एक्सपेंशन होगा, तो वो जो उनकी टेक्नोलॉजी है, जो नीश प्रोडक्ट वगैरह हैं वो भी अपने साथ लेकर के आएंगे, चाहे वो डेरिवेटिव हेजिंग को लेकर के हो, वेल्थ मैनेजमेंट को लेकर के हो, तो वो सब भी वो प्रोवाइड करेंगे। और इसकी वजह से होगा क्या कि भारत के जो बैंक्स हैं उनको भी उससे मैच करना पड़ेगा, वरना जो हाई नेटवर्थ के इंडिविजुअल्स हैं वो भारतीय बैंकों में बल्कि इन्हीं बैंकों के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं।
और इसका अगर आप एक जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस देखें कि भारत और ईयू के बीच में जो एफटीए एग्रीमेंट हो रहा है, बैंकों की जो एक्सेस है वो बढ़ाई जा रही है, 15 ब्रांचेस करी जा रही हैं। इसके बाद जो भारत के जो प्रोफेशनल्स हैं, वीज़ा एक्सेस उनका होगा, तो ये लोग भी जब बाहर जाके कमाएंगे, वहाँ के किसी बैंक में अपना अगर खाता खोल रहे हैं, ईयू का बैंक है, तो ये इंडिया में भी उसको एक्सेस कर पाएंगे, आसानी से पैसा भेज पाएंगे, सब कुछ बड़ा आसान हो पाएगा। तो इस तरीके से आप समझिए कैलकुलेटेड ट्रेड ऑफ है, इसको कहा जा रहा है। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हैं। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।